गुड मॉर्निंग बच्चों। जंतु तक चल रहा था। जंतु तक को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो आज हम पढ़ेंगे संयोजी उत्तक के बारे में। संयोजी उत्तक होता क्या है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे हम। संयोजी उत्तक कल हमने पढ़ा था उपकला उत्तक के बारे में। आज हम देखेंगे संयोजी उत्तक के बारे में। संयोजी उत्तक संयोजी उत्तक होता है, यह शरीर के अंदर एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है, साथ ही साथ आलम्बन प्रदान करने का कार्य करता है, स्थिर रखने का कार्य करता है। शरीर को जो एक अंग होता है, तो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य किसका हो जाता है? संयोजी उत्तक का हो जाता है। और शरीर को आलम्बन प्रदान करने का कार्य भी इसी के माध्यम से होता है। स्थिर रखने का कार्य, खड़ा रखने का कार्य वो इस उत्तक के माध्यम से होता है। अब संयोजी उत्तक होता है तो वो किस प्रकार से, कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो संयोजी उत्तक जो होता है, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो एक प्रकार से दूर दूर होती है, और दूर दूर होती है तो इनमें खाली स्थान पाया जाता है, और उस खाली स्थान वाले भाग को हम कहते हैं आधात्री कहते हैं। और उसी आधात्री में, खाली स्थान वाले भाग में, इस जो उत्तक के भाग हैं अलग अलग प्रकार के, उनमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिसमें प्रोटीन भी हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, शर्करा उपस्थित हो सकती है। तो इस आधार पर, इनमें आधात्री के आधार पर इनको संयोजी उत्तक को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से उत्तक हो सकते हैं संयोजी उत्तक? उनमें तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, दूसरा हम पढ़ेंगे अस्थिर संयोजी उत्तक, अस्थिर संयोजी उत्तक, उपास्थि संयोजी उत्तक, उपास्थि संयोजी उत्तक, एरियोलर संयोजी उत्तक, एरियोलर संयोजी उत्तक, और एडिपोज संयोजी उत्तक, एडिपोज संयोजी उत्तक। तो जो संयोजी उत्तक होता है वह 5 प्रकार से हो सकता है: तरल संयोजी उत्तक, अस्थिर संयोजी उत्तक, उपास्थि संयोजी उत्तक, एरियोलर संयोजी उत्तक और एडिपोज संयोजी उत्तक। तो ये किस आधार पर संयोजी उत्तक को बांटा जाता है? इनमें जो आधात्री होती है या खाली स्थान वाला भाग होता है, उनमें पदार्थों के आधार पर, पदार्थ जो होते हैं वो आधात्री में उपस्थित होते हैं, उस आधार पर इसको संयोजी उत्तक को 5 भागों में बांटा जाता है। तरल संयोजी उत्तक एक प्रकार से जो रक्त होता है, तो रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। तो वो किस में आ जाता है? तरल संयोजी उत्तक में आ जाता है। और दूसरा जो अस्थिर संयोजी उत्तक होता है, तो इसमें अस्थियों का जो निर्माण जिस उत्तक के माध्यम से होता है वो कौन सा हो जाता है? अस्थिर संयोजी उत्तक हो जाता है। और उपास्थि जिस उत्तक के माध्यम से बनती है वो कौन सा हो जाता है? उपास्थि संयोजी उत्तक हो जाता है। एरियोलर उत्तक जो त्वचा के नीचे विभिन्न जो अंग हैं, त्वचा के जस्ट नीचे अंगों और त्वचा के बीच में जो उत्तक होता है वो कौन सा उत्तक है? एरियोलर उत्तक है। और एडिपोज जो उत्तक है यह वसा का संग्रहण करने का कार्य करता है। जहां पर वसा संग्रहित होती है तो वो कौन सा हो जाता है? उत्तक
एडिपोसिनेजी उत्तक हो जाता है। प्रारंभ करेंगे संयोजित तरल संयोजित उत्तक से। तरल संयोजित उत्तक तो रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजित उत्तक है। रक्त या रुधिर, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजित उत्तक है। जिसमें जो तरल वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। या जो अधात्री वाला भाग है एक प्रकार से वो क्या है, प्लाज्मा होता है। जिसमें तरल पदार्थ वाले भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित हो सकती हैं। और प्लाज्मा जो होता है इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है। कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन है, हार्मोन्स हैं, या विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं तो वो किसमें उपस्थित होती है, प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होती है। तो रक्त क्या करता है, कार्य क्या हो सकता है रक्त का, विभिन्न जो गैसें होती हैं उन गैसों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना। हमारे शरीर के अंदर जो गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो उनका परिवहन करने का कार्य किसका होगा, रक्त का हो जाएगा। और साथ ही साथ जो खनिज पदार्थ होते हैं उन खनिज पदार्थों का परिवहन भी किसके माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से होता है। और ये जो रक्त होता है एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। एक अंग जो होता है दूसरे अंग से जोड़ने का जुड़ा रहता है, तो जोड़ने का कार्य किसका होता है, रक्त का होता है। इसलिए रक्त क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। और रक्त में दो प्रकार के भाग रहते हैं, दो भागों को बांटा जाता है रक्त को। तो रक्त का संगठन इस प्रकार से दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है इसमें प्लाज्मा और दूसरा होता है इसमें रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। जो प्लाज्मा वाला भाग होता है उसमें तो क्या होते हैं, कार्बनिक व अकार्बनिक, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। जबकि जो रुधिराणु वाला भाग होता है तो इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है वो रक्त में उपस्थित होती हैं। लाल रक्त कोशिका जिसे आरबीसी भी कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या पट्टिका। तीन प्रकार की कोशिकाएं किसमें उपस्थित होती है, रक्त में उपस्थित होती है। और इस उत्तक का कार्य क्या करता है, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य। एक अंग जो होता है दूसरे अंग से जुड़ा किस माध्यम से रहता है, इसी के माध्यम से रहता है। इसमें मुख्य तरल वाला भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। साथ ही साथ ये कार्य क्या करता है, मतलब जो गैसें हैं तो गैसों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस है तो उनको एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है।
जो पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ, उनका परिवहन भी इसी ऊतक के माध्यम से होता है। और जो जीवाणु होते हैं या रोगाणु होते हैं, तो उनसे लड़ने का कार्य, उनसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी किसके माध्यम से होता है? तरल संयोजी ऊतक के माध्यम से होता है। संयोजी ऊतक में दूसरा जो ऊतक है अस्थिर संयोजी ऊतक। अस्थिर संयोजी ऊतक अस्थिर संयोजी ऊतक। अस्थिर संयोजी ऊतक जो होता है, इसमें जो आधात्री होती है, उस आधात्री में कैल्शियम तथा जो फास्फोरस होता है वह पाया जाता है। जो भी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, वो भाग क्या है? आधात्री। तो उस आधात्री में एक तो कैल्शियम होता है, कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस जो पदार्थ है, वह पदार्थ पाया जाता है आधात्री के अंदर और अस्थियों का निर्माण करता है। जो अस्थिर संयोजी ऊतक है, इसमें एक अस्थि दूसरी अस्थि से जो जुड़ी रहती है, तो वह जुड़े हुए भाग को नाम क्या देता है? स्नायु। एक अस्थि दूसरी अस्थि से जब जुड़ती है, तो वहां पर जो जोड़ने का कार्य होता है वो किसके माध्यम से? स्नायु के माध्यम से। मतलब स्नायु के द्वारा वह जुड़ा रहता है। एक अस्थि है, मान लीजिए कोई अस्थि है और दूसरी अस्थि है, ये आपस में यहाँ पर जब जुड़ती है, इस भाग को नाम क्या दिया जाता है? स्नायु कहते हैं। अस्थि बंधन तंतु जो होते हैं, अस्थि बंधन तंतु या स्नायु, इस भाग के द्वारा दो जो अस्थियां होती है वो आपस में जुड़ी रहती है। और जब एक अस्थि मांसपेशी, यहाँ मान लीजिए मांसपेशी, तो जब एक अस्थि मांसपेशी से जुड़ी रहती है, तो उस जुड़े हुए भाग का नाम देता है कंडरा। क्या कहते हैं? कंडरा। जहाँ भी पूछा जाता है दो अस्थियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती है, तो जुड़े हुए भाग को नाम क्या देता है? स्नायु कहते हैं। और जब एक अस्थि वह मांसपेशी से जुड़ी रहती है, तो उस भाग का नाम दिया जाता है कंडरा। ओके। और अस्थियां जो होती हैं उनमें आधात्री वाला भाग होता है, तो कौन सा होता है? कैल्शियम व फास्फोरस होता है। और इन्हीं अस्थियों के माध्यम से जो अस्थियां होती है, तो अस्थियां किसकी बनती है? कैल्शियम व फास्फोरस की बनती है। मतलब जो आधात्री वाला भाग होता है उसमें कौन सा पदार्थ उपस्थित है? कैल्शियम व फास्फोरस। ये जो ऊतक होता है, अर्थात जो अस्थियां होती हैं वो मजबूत होती है। अस्थियां क्या करती है? मजबूत होती हैं। उपास्थि के वृक्ष के लिए मजबूत व कठोर होती है। मजबूत व कठोर होती है। और एक अस्थि दूसरी अस्थि से स्नायु के द्वारा जुड़ी रहती है। वह एक अस्थि मांसपेशियों से
पेशियों से कंडरा के द्वारा जुड़ी रहती है। मजबूत होती है, कठोर होती है। एक अस्थि दूसरी अस्थि से स्नायु के द्वारा जुड़ी रहती है और एक अस्थि मांसपेशियों से कंडरा के द्वारा जुड़ी रहती है। और अस्थियां जो होती है हमारे शरीर का जो कंकाल होता है उस कंकाल का निर्माण करने का कार्य करती है। नेक्स्ट उत्तक है उपास्य संयोजी उत्तक। उपास्य संयोजी उत्तक उपास्य संयोजी उत्तक। उपास्थि जो होती है एक प्रकार से किसकी बनी होती है, उनमें जो आधात्री होता है तो वो क्या होता है, प्रोटीन तथा शर्करा होता है। उपास्थि के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन तथा शर्करा उपस्थित होती है। जो भी आधात्री वाला भाग है उसमें प्रोटीन या शर्करा उपस्थित होती है। और उपास्थि संयोजी उत्तक के माध्यम से जो उपास्थियां होती है उन उपास्थियों का निर्माण होता है। उपास्थियां अस्थियों की अपेक्षा क्या होती है, लचीली होती है। जैसे कि कान है या नाक है तो वह इसके माध्यम से बनता है, उपास्थियों के माध्यम से बनता है। तो इस उत्तक की कोशिकाओं के बीच आधात्री या खाली स्थान वाले आधात्री वाले भाग में प्रोटीन तथा शर्करा उपस्थित होती है। प्रोटीन तथा शर्करा उपस्थित होती है। पाया जाता है इसमें प्रोटीन तथा शर्करा। और ये अस्थियों की अपेक्षा थोड़ी सी क्या होती है, लचीली होती है। लचक में लचीलापन पाया जाता है इनमें वास्तव में। जैसे नाक व कान की उपास्थि, नाक व कान की उपास्थि, तो इनके द्वारा इस उत्तक के द्वारा उपास्थियों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट उत्तक है तरल संयोजी उत्तक में एरियोलर उत्तक। यह जो उत्तक होता है त्वचा और शरीर के अंदर उपस्थित जो अंग होते हैं उनके बीच में उपस्थित होता है। और इस उत्तक के माध्यम से जो अंग होते हैं तो उन अंगों की मरम्मत करने का कार्य या जो घाव होते हैं तो घाव भरने का कार्य इस उत्तक के माध्यम से होता है। यह उत्तक त्वचा पर अंगों के बीच या मध्य में उपस्थित होता है।
जिसके द्वारा अंगों की मरम्मत व घाव को बढ़ने का कार्य किया जाता है। तो यह ऊतक त्वचा और अंगों के बीच उपस्थित होता है, जिसके द्वारा अंगों की मरम्मत की जाती है। साथ ही साथ जो घाव होते हैं उन घावों को बढ़ने का कार्य भी किसके माध्यम से होता है? एल्वियोलर ऊतक के माध्यम से होता है। नेक्स्ट ऊतक है एडिपोज ऊतक। संयोजी ऊतक में अंतिम जो ऊतक है वो एडिपोज ऊतक है। एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक होता है, इनमें त्वचा के अंदर की ओर, त्वचा के नीचे है, तो वहां पर जो वसा होती है, वसा युक्त जो ऊतक होता है वो कौन सा ऊतक होता है? एडिपोज ऊतक है। इस ऊतक में जितनी भी वसा या तेली पदार्थ होते हैं, उन तेली पदार्थों को या वसा युक्त पदार्थों को एकत्र किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। जो मोटे व्यक्ति होते हैं तो मोटे व्यक्तियों में एडिपोज जो ऊतक होता है वह अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहां पर त्वचा के जस्ट नीचे अधिक वसायुक्त पदार्थों का जमा हो जाता है, इस कारण से वो मोटे होते हैं। तो एडिपोज ऊतक में क्या होता है? वसायुक्त पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। इस ऊतक में वसायुक्त पदार्थ संग्रहित होते हैं, वह इस ऊतक के द्वारा शरीर में वसा का जमाव होता है। तो इस ऊतक के द्वारा, इस ऊतक में वसायुक्त पदार्थ संग्रहित होते हैं, वह इस ऊतक के द्वारा शरीर में वसा का जमाव होता है। तो संयोजी ऊतक होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तरल संयोजी ऊतक, संयुक्त संयोजी ऊतक, उपास्थि संयोजी ऊतक, एल्वियोलर ऊतक और